आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि आपका कोई प्रॉपर्टी पर वर्षों से कब्जा है और कोई कागजात नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप उस जमीन का कागजात अपने नाम से तैयार कर सकते हैं। यदि आपके अंदर में वो जमीन है और कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे भी स्थिति में आप उस प्रॉपर्टी का कागज अपने नाम से बना सकते हैं जिस जमीन पर आपका वर्षों से कब्जा है। ये कागज बनाने का मात्र दो तरीका है, दो कानूनी तरीका है। वो दोनों कानूनी तरीका के बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। यदि आप कोर्ट से भी कागज बनवाते हैं तो मात्र 2 माह में, यदि आप कोर्ट केस भी करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप मात्र 2 माह के अंदर कोर्ट से केस लड़के जजमेंट ले सकते हैं और वो जजमेंट आप अपने नाम से ले सकते हैं। तो आप यदि कोर्ट में मात्र 2 माह केस लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम खर्च में आप जो है जमीन का कागज अपने नाम से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। यदि वो सभी कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आप कोर्ट में भी केस फाइल करेंगे तो मात्र 2 माह के अंदर में आपके पक्ष में जजमेंट आ जाएगा। क्या है ये पूरा प्रोसेस, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और आप लोग से मेरा एक शिकायत भी है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक में कुछ कंजूसी हो रहा है, तो आप लोग जो है पूरा दबा के लाइक कीजिए, ठीक है। तो हम जो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं ये एडवर्स पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रतिकूल कब्जा के बारे में। तो यहाँ पर जो है कुल आपको 4 पॉइंट को याद रखना होगा। यदि ये चारों पॉइंट को आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे ही स्थिति में प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पे आप उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं और अपने नाम से कागज निकलवा सकते हैं। तो क्या है ये 4 इंपोर्टेंट पॉइंट, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कब्जा जो है आपका बरकरार होना चाहिए, यानी कि अभी वर्तमान समय में भी आपका कब्जा उस प्रॉपर्टी पर होना चाहिए। ऐसा ना कि बहुत दिन पहले कब्जा था, छोड़ दिए हैं, 2 महीना 3 महीना पहले छोड़ दिए हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप मान लीजिए गांव में रहते थे या फिर शहर में कहीं पे कि कोई प्रॉपर्टी दे दिया या फिर कोई दूसरा गांव का निवासी है, कहीं दूसरी जगह आपको प्रॉपर्टी मिला, मतलब निवास करने के लिए या फिर खेती करने के लिए, उस पर आपका कब्जा है, तो सभी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। आप अस्थिर से वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो पहला जो था वो था कि प्रॉपर्टी पर आपका वर्तमान समय में भी कब्जा होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मालिक का प्रेजेंट में ये कब्जा होना चाहिए। ऐसा ना कि मालिक को पता ही नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। यानी कि उसका जो ओनर है, जो मुख्य ओनर है, उसको पता होना चाहिए। या मान लेते हैं जो उसका मुख्य ओनर है, जिसके नाम से जमीन है, वो जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो बाल बच्चा है, उसका जो उत्तराधिकार है, उसका जो वारिस है, उसके नज़र में होना चाहिए, उसको ये जानकारी होना चाहिए कि सामने वाला जो है मेरा ही प्रॉपर्टी है और वो कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो कब्जा कर रहे हैं, यदि कोई आम व्यक्ति का प्रॉपर्टी है तो ऐसी स्थिति में ये कब्जा लगातार 12 वर्ष तक कायम होना चाहिए। और यदि कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये कब्जा है ये 30 साल तक रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किए थे तो शांतिपूर्ण तरीका से किए थे, यानी कि वो जो ओनर था प्रॉपर्टी का, उसका अनुमति लेके किए थे। ऐसा ना कि आप बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लिए हैं, ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ मालिक का इच्छा के मतलब जो है इच्छा के अनुसार से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किए, तो इतना पॉइंट को आपको फॉलो करना होगा। अब चलिए हम कुछ मुख्य बात ये भी जान लेते हैं कि किस किस स्थिति में आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक नहीं बन सकते हैं। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये सब पॉइंट को यदि आप मिस कर देंगे, डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे, तो आप केस हार सकते हैं। तो 2 महीना के अंदर में कोर्ट से जजमेंट लेना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको टाइम बता दिया कि आप 2 महीना के अंदर जजमेंट ले सकते हैं। तो आपको सभी जो है बिंदु को, जो भी मुख्य पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एडवर्स पोजीशन के आधार पे, यानी कि कब्जा के आधार पे कौन कौन सिचुएशन में आप उस प्रॉपर्टी का कागज नहीं बनवा सकते हैं, यानी कि उसका आप ओनर 100% नहीं बन सकते हैं। तो इसमें पहला जो है पॉइंट ये है कि आप जो प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हैं उसका जो ओनर है वो यदि नाबालिग है तो ऐसी स्थिति में एडवर्स पोजीशन का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं वो पागल है, तो ऐसे भी स्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पे आप कोर्ट में केस फाइल करके उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हैं वो प्रॉपर्टी का ओनर यदि आर्मी में है या फिर कोई सेना में है, तो ऐसे भी स्थिति में आप एडवर्स पोजीशन के आधार पे उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि यदि आप शुद्ध भरना लिए हुए हैं, ठीक है, तो शुद्ध भरना क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शुद्ध भरना का मतलब गिरवी होता है। अब मान लीजिए किसी के पास जो है 50 डिसमिल जमीन है, उसको 20,000 रुपया का आवश्यकता था, तो आप 20,000 रुपया दे दिए और उसके बदले में वो जमीन दिया।
ठीक है। और इस शर्त पे दिया जाता है सुधवारना कि जब 20,000 आपको घुमाएगा तो आपको जमीन छोड़ देना होगा, ऐसा शर्त होता है, इसी को सुधवारना कहा जाता है। ठीक है। तो यदि आप किसी से सुधवारना लिए हैं तो यहाँ पर भी आप ओनर नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई आप एक्सचेंज किए हैं, कोई ज़मीन एक्सचेंज कर लिए, अब मान लीजिए कि बहुत व्यक्ति का जो है घर के साइड में कोई ज़मीन रहता है तो बोलता है कि ये ज़मीन हमको दे दीजिए और आपका जो घर का साइड में है वो हम आपको देते हैं। ऐसा यदि एक्सचेंज किया गया है तो ऐसे भी स्थिति में एडवर्स पोजीशन का नियम लागू नहीं होगा, ये ठीक है। तो जब आप लोग एक्सचेंज किए हैं तो प्रेम पूर्वक वहाँ पे आप लोग एग्रीमेंट वगैरह करवा सकते हैं या फिर रजिस्ट्री करवा के जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जमीन का अदला बदली कर सकते हैं। जमीन का अदला बदली कैसे किया जाएगा इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए। तो इसका जो मुख्य पॉइंट था कि कौन कौन मुख्य पॉइंट होना चाहिए आपको एडवर्स पोजीशन के आधार पे उस प्रॉपर्टी का ओनर बनने के लिए, वो मैंने सभी बता दिया। साथ ही साथ ये भी मुख्य पॉइंट मैंने बता दिया कि कौन कौन स्थिति में आप मालिक नहीं बन सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी पर, कोई प्राइवेट व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी है और उस पर यदि आप 12 साल या इससे ज़्यादा समय से लगातार और शांतिपूर्ण कब्जा किए हुए हैं तो ऐसे स्थिति में आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हैं उसका आपको खतियान का सर्टिफाइड कॉपी निकालना है। खतियान का सर्टिफाइड कॉपी आपको बहुत काम आएगा, ये तो आपको निकलना ही निकलना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि खतियान का सर्टिफाइड कॉपी हम कैसे निकालेंगे, कहाँ से मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, इसका क्या नियम है प्राप्त करने का, तो आप कमेंट कीजिए। इस टॉपिक पर भी हम बहुत जल्द जो है वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले खतियान जो है निकालिए। खतियान निकालने के बाद आपको ये देखना होगा कि खतियान में किस व्यक्ति का नाम है, ठीक है, आपको फाइंड करना होगा। यदि खतियान में जो व्यक्ति का नाम है यदि वो जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तराधिकार का, उसका बाल बच्चा का, उसका जो वारिसान है उसका आपको पता करना होगा और पंचायत स्तर पे पहले कोशिश करना होगा। यदि पंचायत स्तर पे ये मामला सुलझ जाता है तो ऐसे स्थिति में आप पंचनामा के आधार पे उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवा सकते हैं और लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं और आप उस प्रॉपर्टी का 100% ओनर बन जाते हैं। इसमें जीरो खर्च है, यानी कोई खर्च है ही नहीं। वही जो आप मान लीजिए पंचनामा वगैरह बनाएंगे तो जो 200-500 खर्च हो वो एक अलग बात है। और यदि मान लेते हैं कि खतियान में जिसका नाम है वो जीवित है और वो अब प्रॉपर्टी आपको नहीं देना चाहता है, या फिर खतियान में जो व्यक्ति का नाम है उसका जो भी वारिसान है, जो भी बाल बच्चा है, जो उत्तराधिकार है, वो प्रॉपर्टी आपको देने से मना कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में या फिर मान लीजिए पंचायत स्तर पर आपका जो है काम नहीं बन पा रहा है या पंचायत का जो भी मुख्य व्यक्ति है वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि आपका उस पर कब्जा हो जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको कोर्ट में केस फाइल करना होगा। तो कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आप मान लीजिए कि बहुत व्यक्ति ऐसा भी होता है कि कहीं पे बसा हुआ है, कहीं पे जहाँ पे जन्म वगैरह हुआ, जहाँ उसका प्रॉपर घर था बचपन से, ठीक है, उसका कहीं वगैरह शादी वगैरह हो गया या फिर कहीं ननिहाल में या फिर कहीं दूसरा जगह कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी दे देता है कि आप यहीं घर बनाइए। हो सकता है कोई बाहर का इलाका से बिलोंग्स करता हो तो वो लोग कहीं अच्छे जगह जाके बस जाता है। यदि ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ भी हुआ है तो इसी स्थिति में आप जहाँ नया जगह बसते हैं उस नए जगह के जो भी एड्रेस है उसके आधार पे आपको आधार कार्ड बना लेना है, वहाँ का वोटर कार्ड बना लेना है, वहाँ का राशन कार्ड बना लेना है। साथ ही साथ यदि आप बसे हुए हैं, वहाँ पे आपका मकान है या फिर बिल्डिंग वगैरह है या फिर जो भी है क्वार्टर बनाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका बिजली बिल जो है वो काम आ सकता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर वहाँ का जहाँ पे आप बसे हुए हैं, आप अपना बाल बच्चा को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ये भी साबित हो सकता है कि आपका बाल बच्चा जो पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए 12 साल से कब्जा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका बच्चे जो है वो मैट्रिक किया हो तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि आप वहीं जो है लगातार बने हुए थे, उसी प्रॉपर्टी पर बने हुए थे। तो ये सब चीज़ जो है मुख्य बात है, जो बहुत छोटा बात है, लेकिन कोर्ट में केस को साबित करने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। इतना यदि डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार हो जाता है तो खतियान में जो व्यक्ति का नाम था, जो वो यदि जीवित है तो उसको पार्टी बना के उसके नाम से जो है आपको टाइटल सूट का मुकदमा दर्ज करना होगा। या फिर खतियान में जो व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, उसका यदि मान लीजिए 3-4 बाल बच्चे हैं तो सभी बाल बच्चे को पार्टी बना के कोर्ट में टाइटल सूट का मुकदमा आपको दाखिल करना होगा। इसके बाद जैसे आप मुकदमा दाखिल कर लेंगे तो उसके बाद जितना व्यक्ति को आप प्रतिवादी बनाए हैं वो सभी को नोटिस जाएगा गवाह के लिए, ठीक है। हालांकि कोर्ट में कैसे गवाही होता है इस टॉपिक पर भी हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो जिसपे आप मुकदमा किए हैं टाइटल सूट का, वो यदि कोर्ट में गवाही देने जाएगा तो यहाँ मात्र 2 बात हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि वो गवाह आपके पक्ष में दे दे, क्योंकि आप यदि पंचायत स्तर पर पहले प्रयास कर चुके हैं और पंचायत स्तर पर आपका काम नहीं बना तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट पहुंचे और वो सामने वाला का यदि नोटिस आ गया तो वो समझ जाएगा कि अब जो है आप लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उसका मन बदल जाए या फिर कुछ सेटलमेंट के आधार पे जो है वो गवाह आपके पक्ष में दे दे।
यदि वो कोर्ट में आपके पक्ष में गवाह दे देता है, आपको सपोर्ट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में मात्र 2 महीना के अंदर मान्य कोर्ट के द्वारा जो है आपको जजमेंट दे दिया जाएगा, आपका पक्ष में जजमेंट आ जाएगा। उस जजमेंट के आधार पे आप अंचल कार्यालय में मोटेशन का आवेदन कर सकते हैं, दाखिल खारिज का आवेदन कर सकते हैं। और जैसे आपका मोटेशन हो जाता है तो आप लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं, और जैसे आपका लगान रसीद निर्गत होता है उस दिन से आप उस प्रॉपर्टी का 100% ओनर बन चुके हैं। उसके बाद उस जमीन पे आप जमीन को बेच सकते हैं या उसको जो है उस पर लोन भी ले सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट पे जाते हैं। मान लीजिए कोर्ट में जो गवाह दिया गया था, जो भी प्रतिवादी था वो यदि कोर्ट में गवाह आपके पक्ष में नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ठीक है, जब भी आपका पार्टी जो है जिस पे आपने टाइटल सूट का मुकदमा किया है, वो यदि आपके पक्ष में गवाह नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा केस को साबित करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि आप अपने पक्ष में, यानी कि आप अपने तरफ से कम 4 से 5 गवाह को पेश कीजिए। यदि ये गवाह का संख्या ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा को भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवाह कौन कौन बन सकता है? अब मान लीजिए आप जहाँ 12 वर्ष से रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी यदि लगातार 12 वर्ष से रह रहा है, तो वहाँ पे उसका जो भी फ्रेंड सर्कल है वो बन जाता है। ठीक है, तो आप उसी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है कोर्ट में आपके पक्ष में गवाह दे सकता है, तो आप उसको गवाह दिलवा सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं दूसरा जगह के निवासी हैं और कहीं दूसरा जगह बसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में आपने कोर्ट भी गया हुआ है मुकदमा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रैक्टिकली देखा जाता है वहाँ पे गवाह देने से आदमी मुँह करता है, कोर्ट जाने से डरता है, नहीं जाना चाहता है। तो आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट से ये आग्रह करना चाहिए कि इस केस में जो है प्लीडर कमीशन का बहाल किया जाए। तो अब ये प्लीडर कमीशन क्या होता है? इसका काम होता है कोई भी केस में साक्ष्य को जुटाना, साक्ष्य को तैयार करना। प्लीडर कमीशन के बारे में सीपीसी का सेक्शन 2 के सब क्लोज 7 में डिफाइन किया गया है, आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ प्लीडर कमीशन जो है ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी किसी केस में हिस्सा लेने के लिए इसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप यदि प्लीडर कमीशन का बहाल करेंगे तो ये जो है आपका केस से संबंधित पूरा जांच पड़ताल करेगा और कोर्ट को रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति जो गवाह था आपका वो यदि कोर्ट जाना नहीं चाहता है, तो ऐसे स्थिति में आप प्लीडर कमीशन के तहत जो है उसको गवाह दिलवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये चीज़ साबित कर सकते हैं। तो ये साबित करना बहुत आसान है, और यदि आप प्रयास करते हैं कि जो भी प्रतिवादी है, जो भी आपका पक्षकार है, वो यदि कोर्ट में आपको सपोर्ट कर देता है, तो मात्र 2 माह में कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट दे देगा। साथ ही साथ आपका बहुत जल्द 2 सप्ताह के अंदर जो है मोटेशन भी हो जाएगा, और लगान रसीद भी आप कटवा सकते हैं। हालांकि दाखिल खारिज कैसे होगा, लगान रसीद कैसे कटेगा, ये तमाम टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। इतना जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये सभी पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखते हैं और प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में केस जीतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।